नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 3 दिनों तक जलने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। सीए के समर्थन और विरोध में हुई हिंसा ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। अब तक इसमें 40 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 300 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस ने अब तक 48 एफआईआर दर्ज की हैं। 500 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच के लिए 2 एसआईटी बना दी है। 24 फरवरी के बाद से उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में 7000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर तैनाती की है। इस हिंसा में 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। 70 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं। शांति बहाली के लिए पीस कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शांति बहाली की अपील की है। विपक्ष ने सरकार को नाकाम बताया है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। दिल्ली पुलिस की कमान एसएन श्रीवास्तव को सौंप दी गई है। पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल इस बीच उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंसा रोकने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश करने का इंतजार क्यों करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस सुधार के लिए प्रकाश सिंह मामले में दिए गए उसके आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर और तलवंत सिंह की पीठ ने कोर्ट रूम में बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों के वीडियो चलवाए और दिल्ली पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। पुलिस की भूमिका पर कई पीड़ितों ने भी सवाल उठाए हैं, जिनका आरोप है कि पुलिस ने पक्षपाती रवैया अपनाया और समय रहते मदद नहीं की। तो सवाल उठते हैं कि दिल्ली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की, साथ ही क्या हमारी पुलिस व्यवस्था के हाथ बंधे हुए हैं। इन्हीं सवालों पर मुकाबले के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार स्टूडियो में हैं। वकील देश रत्न निगम हमारे साथ हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा। नीरज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारे सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि ये जायज सवाल हैं? क्योंकि लोग जो है वो इस बात से भी नाराज है कि दिल्ली पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। मदद मांगते रहे लोग, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया गया, सुरक्षा नहीं दी गई। बिल्कुल जायज सवाल है। 42 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई सारे लोग घायल हैं, कई एफआईआर्स हो चुकी हैं। शहर में 5 दिन से सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति नहीं है, तो इस पर सवाल पुलिस से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा। इसलिए पुलिस से ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस के पास ये अधिकार नहीं था? ये सवाल भी तो उठता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनको अधिकार नहीं था। दिल्ली पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पूरा अधिकार है। वो स्वतंत्र है। यहाँ कमिश्नरेट और पुलिस सिस्टम है, एक यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जी। और पुलिस विभाग को कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है जब वो कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई कार्रवाई करना चाहती है। ठीक है प्रकाश जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हुए थे? क्योंकि नीरज जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर अधिकार की बात करें तो अधिकारों की कोई कमी नहीं है, सारे अधिकार पुलिस के पास हैं। नीरज जी ने सही कहा है। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था में कमिश्नर को पूरे अधिकार होते हैं और इस कमिश्नरी का औचित्य यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई डुअलिटी नहीं हो, कोई जिम्मेदारी का बंटवारा ना हो कि कोई ये कहे कि साहब हमको अधिकार नहीं दिए गए, पुलिस ये कहे कि 144 नहीं लागू की गई, प्रिवेंटिव ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं इशू किए गए। तो ये सब ख़त्म करने के लिए कि ताकि जिम्मेदारी में किसकी है इस पर कोई बहस ना हो, इसमें कोई विवाद ना हो, इसीलिए कमिश्नरी सिस्टम लागू की जाती है। और कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस को पूरा अधिकार है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का। आपने जो कही हाथ बंधे होने को, तो देखिए इसका जवाब मेरे पास यही है कि आप अगर हाथ बंधवाना चाहते हैं तो हाथ बंध जाते हैं, और अगर आप में नैतिक बल है और आप
इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं सही काम करूंगा और सही काम करने की जो कीमत होगी वो मैं दूंगा। अगर इस बात को आप सोच लीजिए तो आपके हाथ बिल्कुल खुले हैं और आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। दुर्भाग्य से आज एक ऐसी संस्कृति पनपती जा रही है कि हर छोटे बड़े काम के लिए लोग ऊपर मुंह ताकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ भाई, आपको भारतीय संविधान आपके पास है, हिंदुस्तान के इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपके पास है और इन्हीं के आधार पे आपको कार्रवाई करना है। हाँ, जहाँ नीतियों का सवाल हो वहाँ आप ऊपर से निर्देश ले लीजिए, नीति निर्देश तो सरकार देगी, पर नीति निर्देश के बाद उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो आपको लेना है। तो पुलिस के हाथ अगर आप हाथ बंधवाना चाहते हैं तो बंध जाएंगे, और अगर अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप स्वतंत्र भाव से काम करेंगे। ठीक है, विक्रम जी को मैं लेके आऊंगा इस चर्चा में। विक्रम जी, आपने सुना दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से क्या कहा गया है, आप खुद भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू है कि जब हिंसा शुरू होने से पहले क्या हुआ, दूसरा जब हिंसा हुई तब क्या हुआ। ये आरोप भी लग रहा है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ठीक से नहीं की, जो खुफिया जानकारियां उनको इकट्ठी करनी चाहिए थी वैसा नहीं किया गया। और दूसरा पहलू ये कि जब हिंसा हो रही थी तब उन्होंने इसमें कारगर कार्रवाई नहीं की। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अखिलेश जी, बहुत विद्वान पैनलिस्ट आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी, श्री नीरज कुमार जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। सवाल यह उठता है कि अभिसूचना थी, अगर अभिसूचना आपके पास हमारे पास सर्वत्र थी तो क्या ये अविश्वसनीय है कि दिल्ली पुलिस के पास नहीं थी? इसके पहले 2 नवंबर 2019 में जब 30 हजारी में पुलिस कर्मियों के ऊपर इस प्रकार का अभद्र व्यवहार वकीलों ने किया तो भी हमने एक बड़ी दयनीय और किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति देखी थी दिल्ली पुलिस की शीर्षस्थ नेतृत्व में। जामिया जब आप जाते हैं तो आप अपरिमार्जित बल प्रयोग करते हैं, जेएनयू जाते हैं तो आप वीसी के दावतनामे का इंतजार करते हैं। इससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जो इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और नो नॉनसेंस अप्रोच होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से कुप्रभावित था। मनोबल की जहां तक बात आई है, मैं समझता हूं 30 हजारी कोर्ट के बाद, उस घटना के बाद मनोबल ने बहुत एक नीचे आ गया, और किसी भी पुलिस बल का मनोबल जो हमारे आपके शरीर में प्राण का है, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में मनोबल का है। इंटेलिजेंस के प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई न कर देना और अंततोगत्वा शूट एट साइट की कार्रवाई कर देना, जो मौलिक पुलिसिंग होती है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम को लागू कर देना और रजिस्टर बदमाशान और बदमाशों की फहरिस्त के आधार पर प्रिवेंटिव अरेस्ट, अगर 500 लोग गिरफ्तार करके कहीं आप दूरस्थ जेल में भेज देते तो इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। हकीकत यह है कि जो छतों पर ईंट, पेट्रोल बम और तमाम साजो सामान इकट्ठा किया गया, अगर आपको और हमें जानकारी हो सकती है तो पुलिस को अगर थी तो क्यों नहीं किया, वो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। बहरहाल इसके तो सवाल जब आप देंगे ही उत्तर, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि हमारी कार्यक्षमता पे। इसी दिल्ली पुलिस में नीरज कुमार जी भी रहे हैं, YBS डडवाल भी रहे हैं, अजय राज शर्मा भी रहे हैं, जिन्होंने देश में नहीं विश्व में अपना नाम किया है। लेकिन आज क्या हालात हो गए हैं, मुझे तो खुद कहते हुए भी बहुत अचरज हो रहा है। क्या मजबूरी थी, कौन किसके हाथ बांधेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है विक्रम जी, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं देश रत्न निगम जी से इस पर पूछ लेता हूं कि ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक राय उभर करके आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि लीडरशिप क्राइसिस दिल्ली पुलिस में है, क्योंकि जो जमीन पर है वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं, वो हर चीज के लिए ऊपर मुंह देख रहे हैं और उनको वहां से ऊपर से डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये एक लापरवाही बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, इसका सही जवाब तो दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता ही दे सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, देखिए बड़ा साफ है। देखिए, पुलिस का एक तंत्र होता है, मुखबिरी तंत्र होता है इन्फॉर्मर्स का, वो कहाँ गया? बहुत बड़ी बात है। क्या वो शांत हो गया या इन इलाकों से गायब हो गया? क्योंकि इन्हीं मुखबिर के जरिए वो अपनी सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जिसके दम पर वो आगे के फैसले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। दूसरा, अगर पहले ही दिन, मैं समझता हूँ यहाँ पर पुलिस ने थोड़ा संयम का इस्तेमाल किया। यूएस में देखें, अमेरिका में देखें, कोई सार्वजनिक हिंसा करता है या सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति का नुकसान करता है तो शूट एट साइट ऑर्डर्स होते हैं। अधिकार तो उन्हें होता है। देखिए, पहले दिन शायद ये संयम कर रहे थे, जिस तरह से भीड़ सड़कों पर उतरी थी, उस दिन अगर ये शूट एट साइट करते तो शायद आज 43 अभी तक आई हैं खबरें कि मर चुके हैं, शायद उस वक्त आपको 300-400 लोगों के मरने की खबर होती। उस वक्त शायद संयम का इस्तेमाल किया। उस संयम को दंगाइयों ने उनकी कमजोरी समझा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मोहन भागवत जी ने आज ही बोला है कि देशभक्ति जो आपकी होती है उसका नागरिक और सामाजिक अनुशासन उसका एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। उसमें ये जो दायित्व है हमारे नागरिकों का अपनी अनुशासन में रहना, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में थोड़ा सा धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो
देखिए पुलिस के संयम को उसकी कमजोरी कभी ना समझे, रेमानी जी, और मैं ये आपको- मुखबिर का जो तंत्र है इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है रेमानी जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, आपने सबको सुन लिया, लेकिन एक सवाल जो उठता है, ये कह रहे हैं कि कमजोरी मान ली गई, जो पुलिस ने संयम दिखाया उसको कमजोरी मान लिया गया। लेकिन हमारे पास ऐसे कई सारी बातें सामने आई हैं कि जो पीड़ित हैं वो कहते रहे कि हम फोन कर रहे हैं लगातार कंट्रोल रूम में कि हम फंसे हुए, हमारी मदद कीजिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। तो ये जो पुलिस की निष्क्रियता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। देखिए, मेरे चारों जो पैनलिस्ट साथ में हैं बहुत ही सीनियर लोग हैं, मैं नमन करता हूं इन लोगों को, और बहुत माकूल बातें इन्होंने, जो पूरी दिल्ली कह रही है उसकी पुष्टि ये तीन बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं इन्होंने फरमाया, और निगम जी भी कहीं ना कहीं उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। खुद हम पब्लिक में रहते हैं, हमारे पास भी डिस्ट्रेस कॉल्स आती रही हैं और हम भी पुलिस को रेफर करते रहे उनको, लेकिन हुआ नहीं। जिस संयम की बात की जा रही है, मैं देखिए बहुत बैलेंस्ड होकर बात करना चाहता हूं। मुझे इस बात पे बहुत शुबा है कि जाफराबाद में औरतों को बैठने के लिए किसने प्रेरित किया, वो क्यों जाके बैठी, जब 2 महीने से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरे देश में 250 से ज्यादा जगहों पे लोग बैठे, डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आ रहे थे, वो आ रहे थे, और उस वक्त वो जाके वहां बैठ रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसलिए हमने कहा कि एसआईटी इसी दिल्ली पुलिस की जिसपे इतने गंभीर सवालात खड़े किए गए, उसी की एसआईटी हमको जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए हमने कल ही कहा कि हमें जुडिशियल प्रॉप सिटिंग जज से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से चाहिए कि वो इन बिंदुओं पर भी गौर करे कि किसने जाफराबाद में उन औरतों को जाके बैठने के लिए कहा, और क्यों फिर संयम के नाम पर उनको बैठने दिया गया, और क्यों फिर अगले दिन जब सारे वीडियोस 3 दिन से वायरल हो रहे थे, बल्कि 2 महीने से वायरल हो रहे थे, जिस तरह के भड़काऊ बातें की, उस पर कोई कार्रवाई 2 महीने तक नहीं की निगम जी, गई। आप कुछ ये एक बोलना बड़ा चाहते हैं? सवाल जी। है। देखिए इसमें ये एक दिन की तैयारी नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी को चिन्हित किया जाना। देखिए दंगाई भीड़ कभी नहीं चिन्हित कर सकती, और उसको 400 बार गोदना चाकू से साफ दिखाता है कि उसके बारे में जानकारी थी कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। विवेक नाम के व्यक्ति के सर में ड्रिल घुसेड़ दिया गया, ये सुनियोजित है, तैयारी बहुत समय से चल रही ठीक, थी, इस पर और हम- ये मुखबिर कहां चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल ठीक, है। इस पर हम आएंगे। क्या ये पहले से तैयारी थी? अगर तैयारी थी इतने बड़े पैमाने पर, तो दिल्ली पुलिस को तो इसकी भी भनक मालूम क्यों होना नहीं लगी? चाहिए था। जो मुखबिर तंत्र है वो क्यों नाकाम रहा? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही जो उस्मानी जी ने एक सवाल, रहमानी जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश भी है, और इसकी जांच जो है वो एक आयोग के साथ न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। ये वो जो प्रश्न उठा रहे हैं, इस पर भी हम पूछेंगे वरिष्ठ पुलिस पूर्व अधिकारियों से, लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो मुकाबला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की हिंसा पर, और जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीरज जी, मैं आपको फिर से इस पे लाना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि बात तो एक ये हुई कि मुखबिर तंत्र जो है वो नाकाम रहा, लोगों ने छतों के ऊपर अपने पत्थर रखे हुए थे, पेट्रोल बम रखे हुए थे, तेजाब भर के रखा हुआ था। ये सब जो है ड्रोन वगैरह से नहीं पता लगा पाए, ना ये जानकारी मिल पाई कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। एक दूसरा पहलू ये भी है कि भड़काऊ भाषण जो है लगातार देते रहे। कपिल मिश्रा का नाम बार बार आया है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया उसी जगह जाकर के जहां पर कि ये धरना आयोजित किया जा रहा था। तो क्या दिल्ली पुलिस ने इस पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों एफआईआर नहीं की? क्यों कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, मुखबिरों का जहाँ तक इसमें रोल रहा है, वो पूरे समस्या का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत अहम पहलू है। लेकिन और भी कई पहलू हैं, क्योंकि ये घटना अचानक नहीं हुई। ये घटना धीरे धीरे उबल रही थी और गर्म हो रही थी, और उसमें 24 तारीख को अचानक एक उबाल आया। तो इसकी वजह यह है कि कई दिनों से शाहीन बाग में एक धरना चल रहा है। उस धरने के विरोध में जो लोग, जिनको असुविधा हो रही है, उनके दिल में भी एक बात चल रही है। वहाँ का धरना दिल्ली के चुनाव में एक मुद्दा भी बना, उसके ऊपर कई सारे भाषण दिए गए, कई सारे उसके ऊपर बहस हुई। जी। उससे
प्रेरित होकर अन्य जगहों पर भी ऐसे धरने नियोजित किए गए और ऐसा ही धरना जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास प्लान था। तो इसका जो रिएक्शन है, इसकी जो प्रतिक्रिया है, वो समाज के एक अंश में वो धीरे धीरे गर्म हो रही थी और उसमें उबाल तब आता है जबकि वहाँ पर धरना शुरू होता है। उनको समाज के एक अंग ने कहा कि आप यहाँ धरना मत दीजिए। और हम ये देख रहे हैं कपिल मिश्रा जब ये बयान दे रहे हैं तो डीसीपी जो है वो बगल में खड़े हुए हैं, तो वो उनको ना तो रोक रहे हैं ना बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उस पर आ रहा हूं। तो इस तरह की घटना तो किसी भी काबिल पुलिस फोर्स को इस बात का अंदेशा अपने आप लग जाता है कि ये बात कुछ ही दिनों में हाथ से निकलने वाली है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग मुखबरों को और सोर्सेज को आगाह करते हैं। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल बदमाश हैं, गुंडे हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, उनको हिरासत में लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये सब तैयारी होती रहनी चाहिए। तो मैं प्रकाश जी को लाना चाहूंगा इसके ऊपर। यही सवाल आपसे प्रकाश जी जानना चाहूंगा कि जो भड़काऊ भाषण आते हैं ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण दंगे भड़कते हैं या हिंसा होती है। तो इस मामले में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ने अपनी नाराजगी जताई है। हम बात कर लेते हैं विक्रम सिंह जी से, यही सवाल पूछते हैं। विक्रम जी, आपने सुना होगा यही प्रश्न आपसे कि समय रहते कार्रवाई नहीं किए, भड़काऊ भाषणों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस पर नाराजगी अपनी जाहिर की है। इसका कोई बचाव नहीं अभिषेक जी की कोई आपत्तिजनक बयानबाजी करे और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा। आज बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दाखिल किया है कि ऐसा वातावरण नहीं है कि एफआईआर पंजीकृत किया जाए। ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई तर्क हो नहीं सकता है। ये वातावरण आप निर्णय करेंगे, सीआरपीसी से ऊपर हैं आप। सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई चीज आपत्तिजनक है एफआईआर कीजिए, विवेचना कीजिए। वातावरण और पर्यावरण का मूल्यांकन करना पुलिस अधिकारी का काम नहीं है। आपत्तिजनक बयान हुए हैं, प्रसाद तुरंत मिलना चाहिए। यह तुरंत प्रसाद वितरण न होने के कारण लोगों का मन और मनोबल अपराधियों तत्वों का बढ़ा है। और एक बार ये निर्णय ले लीजिए कि जिसने भी लक्ष्मण रेखा पार की कानून की, एफआईआर से लेकर के पूरी कार्रवाई होगी और इलाज च्यवनप्राश से लेकर बाईपास सर्जरी तक सबकी व्यवस्था पुलिस के पास है। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने स्वयं ही निर्णय ले लिया कि आपको कुछ करना नहीं, कालांतर में सब अपने आप ही फैसले हो जाएंगे, अपने आप ही सबका समाधान हो जाएगा, तो ये दीगर बात है। पुलिस इसके लिए नहीं बनी है, फिर पुलिस की जरूरत भी नहीं है। आप केवल सीआरपीसी से चलें। ठीक है, मैं आपको लाना चाहूंगा निगम जी, इस पर आपने सुना कि क्यों एफआईआर नहीं की है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है, जो फैसला है कि एफआईआर नहीं की गई कपिल मिश्रा के खिलाफ, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कपिल मिश्रा अगर वहां नहीं गए होते, अगर ये भाषण नहीं दिया तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते? देखिए, पहले मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ नहीं, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी, वारिस पठान के खिलाफ भी, जो कि दिल्ली में सुना गया, और भी बहुतों के खिलाफ अक्रॉस द टेबल नहीं किया। तो मैं किसी को, एक कपिल मिश्रा को आइडेंटिफाई होकर नहीं कर सकता। दूसरा, कानून आपको हक देता है। देखिए, बड़ा साफ है कानून में, आईपीसी में भी लिखा हुआ है कई जगह, और नीरज कुमार जी इस बात को मानेंगे। हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, अगर कहीं कोई गैर कानूनी हरकत हो रही है, कार्रवाई हो रही है या अपराध हो रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए तो सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हुए थे? वही मैं आ रहा हूं। देखिए, आप उसको एक एंगल से देख रहे हैं। हम अगर वहां जाके कहते हैं कि ये जो गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसको हटना चाहिए अभी फौरन, इसमें तो ये काम एक नागरिक का तो नहीं है, नागरिक का भी है। नहीं, नागरिक का, आईपीसी कहता है आपको रोकने की जिम्मेदारी है। ये थाने में भी जाके कहा जा सकता है, थाने में भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं सार्वजनिक। एक मिनट में आप अपने टाइम पे बोलिएगा। देखिए, बीच में फ्लो टूट जाता है। जी निगम, ये सार्वजनिक दायित्व बनता है जनता का। कोई भी गैर कानूनी अपराध, गतिविधि कुछ भी हो रहा हो, उसको रोकने का नहीं, उसको नहीं, कानूनी उसको जाके बोलेंगे पहले, नहीं मानेंगे तब आप जाके पुलिस को आप सूचना देंगे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ये बड़ा साफ है हमारा कानून। ये इसका लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम डिबेट में हर बार ये कहते हैं किसी ने भड़काऊ भाषण दे दिया, उस व्यक्ति का पूरा भाषण अगर आप देखेंगे तो मैं वकील के नाते कह सकता हूं, हम खुद हटा देंगे, उन्होंने ये कहा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या एक बड़ी वजह ये रही है और पुलिस इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है कार्रवाई करने में? देखिए, मैं एक बहुत
कॉमन एक जनरल बात कहना चाहता हूँ। राइट्स हो, मॉब फ्रेंजी हो या टेररिज्म हो, अगर हमारी अप्रोच, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच अगर सिलेक्टिव होगी उसमें और डेलिब्रेट सिलेक्टिव होगी, तो हम इन चीज़ों पे कभी काबू नहीं पा सकते। और उसका एक उदाहरण दिल्ली का ये राइट है। अदरवाइज ये बड़ा जेन्युइन सवाल है कि मुरलीधरन साहब का जो ट्रांसफ़र हुआ वो 7 मार्च को ड्यू था, और उसको जिस दिन उन्होंने कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, रात में 12 बजे जस्टिस को बुला ये के कहा गया उसको कि कहा 12 गया। फरवरी का तो ऑर्डर था, लेकिन ये इसको सिलेक्टिविज्म तुरंत उसी और रात को सेंटर- करवाने की क्या जरूरत है? नहीं, सेंटर देखिए के देखिए मैं इंटरवेंशन का इसका एक बहुत ही सबूत है बढ़िया ये। जवाब दे देता हूं, क्योंकि कानूनी जानकारी नहीं है। संक्षेप में दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के सुनते हैं। उस दिन वो थे नहीं। चाहे ये ट्रांसफर होता या ना होता, ये केस वापस चीफ जस्टिस के पास जाना था। मुरलीधर रहते ना रहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये उसी बेंच के पास जाता जिसके पास अधिकार था ये पब्लिक इंटरेस्ट लेकिन लिटिगेशन रातों रात सुनने का। ट्रांसफर करने की क्या उससे जरूरत कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई क्यों? फर्क नहीं सवाल पड़ता तब भी बाकी है। ट्रांसफर क्यों? हुआ या ना हुआ, क्योंकि वो केस उसके बाद सुना जाना था। जैसे ही चीज नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के आ गए, पीआईएल वही सुनते हैं, उनकी और हरिशंकर की बेंच सुनती है। ठीक है, इस पे अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मुकाबला में आज बात हो रही है दिल्ली पुलिस की भूमिका की। सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस जब जमीन पर थी तो वहां कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, क्यों इस तरह के कदम नहीं उठाए गए कि लोग जो सड़कों पर उतरे हुए थे हथियार लेकर, उन्हें रोका जा सकता था, उनको घरों में रहने देते, जो भीड़ हिंसा कर रही थी उस पर काबू पाया जाता। प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, गृह मंत्रालय को सीधा रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो गृह मंत्रालय को फैसले करने थे, क्या उन्होंने सही समय पर सही फैसले किए? सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय देखिए रोज़मर्रा के काम में कोई ऐसे निर्देश नहीं देता। जब कोई नीति संबंधी मामला हो, कोई पॉलिसी डिसीजन लेना हो, तब तो गृह मंत्रालय निर्देश देगा। परंतु आप भीड़ को काबू करें कि न करें, रेइंफोर्समेंट्स अपने बाकी क्षेत्रों से बुलाएं कि न बुलाएं, ये सब स्थानीय नेतृत्व की ये जिम्मेदारी होती है। तो गृह मंत्रालय की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर है, पर सवाल उठता है कि क्या गृह मंत्रालय ने कोई ऐसा निर्देश तो नहीं दिया था कि आप काम मत करिए, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई मत करिए, प्रिवेंटिव अरेस्ट मत करिए। ऐसा तो मेरे ख्याल में गृह मंत्रालय कभी नहीं कहेगा। और जो लोग बार बार आज के नेतृत्व पे, राजनीतिक नेतृत्व पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि देखिए ऐसे समय में जबकि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नेतृत्व तो होशो हवाश में ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि दिल्ली के हालात बिगड़े, और ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि दिल्ली के संक्षेप में मैं हालात आपसे जानना बिगड़े। चाहूंगा, क्या गृह हालात- मंत्रालय को जो फैसले उठाने थे, जो कदम उठाने थे, उन्होंने उठाए? गृह मंत्रालय के तरफ कोई उंगली उठाना उचित नहीं है, जायज़ नहीं है। क्योंकि जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रकाश सिंह जी ने कहा कि रोज़मर्रा के ऑपरेशंस में गृह मंत्रालय का कोई दखल नहीं होता है। दिल्ली पुलिस अपने ऊपर पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी तरह से, और जो डिसीजन वो लेना चाहे वो ले सकती है। उसको हर छोटे डिसीजन के लिए कर्फ्यू लगना चाहिए कि नहीं लगना लेकिन चाहिए, कमिश्नर जो है उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे, तो उनको हटाना है, रखना है, इस पर भी तो फैसला लेने में काफी देरी हुई। नहीं, उस ऐसे मौके पर उनको हटाना है कि नहीं हटाना है, जब दंगा चल रहा है और इतनी बुरी हालत है, ये इस पर उन्होंने जरूर सोचा होगा, लेकिन ये डिसाइड किया होगा कि ऐसे मौके पर उन्हें हटाना उचित नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश सिंह जी को मिलाना चाहूंगा। प्रकाश जी, आपने सुना है, माफ कीजिएगा, विक्रम जी को मिलाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, आपने सुना, प्रकाश जी को सुना है, आपने नीरज जी को सुना है। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो फैसले करने थे, क्या वो सही समय पर किए गए? अभिषेक जी, बिल्कुल मेरा ये अभिमत है, बहुत सोचा समझा कि जो सही समय पर सही निर्णय होने चाहिए थे नहीं हुए, बल्कि निर्णय हुए ही नहीं। और निर्णय न लेना ही लगता है निर्णय था कि निर्णय लो ही मत, कालांतर में अपने आप स्थितियां संभल जाएंगी। मैं एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करूंगा कि पुलिस डिजाइन, ये तो पुलिस कमिश्नर छोड़ दीजिए, थानाध्यक्ष सक्षम है कि स्वप्रेरणा से स्वनिर्णय लेकर के कार्रवाई कर सके
ऑटो पायलट पे पुलिस विभाग सीआरपीसी के और पुलिस रेगुलेशन के अनुसार चलता है, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। रेवानी जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, आप क्या संतुष्ट हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय को जो काम उठाना था वो उठाया है, तो फिर क्या जरूरत थी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो गए और कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं गया, ना कमिश्नर ऑफ पुलिस गए ना कोई दूसरा गया? देखिए, पॉलिटिकल क्लास के नीचे होते हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी हो। कुछ ना, और निर्देश जो हैं वो निर्देश लिखित में नहीं आते, कभी कभी इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया जाता है, कभी कभी जबानी भी कह दिया जाता है, कभी कभी इशारा भी कर दिया जाता है। वरना ये सवाल अपनी जगह बाकी रहेगा कि पुलिस की अगर इनएक्शन है तो उसका रीजन, उसके पीछे क्या है और उसके पीछे कौन सी बिहाइंड द फोर्स कौन है, ये सवाल तो उसके बहुत बड़ा पीछे सवाल फोर्स है। कौन है, कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सही वक्त पर सही फैसला नहीं किया? नहीं, देखिए, ये तो जांच के बाद पता लगेगा कि वो सही फैसला था कि नहीं, क्योंकि जांच इस पे बताएगी कि कैसे होना चाहिए था। दूसरा, मैं ये भी बड़ा साफ कर दूं, सबने बोला दिल्ली में पुलिस कमिश्नर सिस्टम है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, और जगह एसएसपी मिलेंगे, उनका एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होता है, लेकिन ये बहुत इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, अपने हिसाब से काम करता है। तीसरा, डोवल जी का उतरना जरूर एक इशारा करता है, जबकि आईबी के एक अधिकारी की मृत्यु होना और इस तरह से मारना, कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू यहाँ पर हैं, यहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं कि नहीं है, यहाँ पर वो उनका जाना एक बड़ा संदेश दे रहा है कि ये इसमें कुछ ना कुछ कोई गहरी साजिश है। ठीक है, मैं भी एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे आखिर में कि क्या दिल्ली पुलिस को आगे करना चाहिए ताकि ऐसे हालात ना बने, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस इस वक्त साख के संकट या क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है। उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे क्या कदम उन्हें उठाने चाहिए ताकि उनकी जो साख है वो बहाल हो सके? नीरज जी। एक तो है मनोबल। सबसे ज़रूरी है कि पुलिस का जो मनोबल है वो वापस उसी स्तर तक का हो जब जो ये अमूमन रहता है, और उसके लिए उसको ऊपर से एक नेतृत्व देना चाहिए। एक उसको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि आप जो उचित है वो करें और हम आपके साथ हैं। ये बात सीनियर ऑफिसर्स को, उनके नेताओं को, नीचे के रैंक्स को देना पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो हर तरह से सक्षम फोर्स है। उसने कई दफ़ा ऐसी स्थितियों का सामना किया है। उसमें कोई सुधार, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कमी है तो लीडरशिप की रही है, और लीडरशिप जहां उसको दिखाई देगी, वही सिपाही, वही सब इंस्पेक्टर, उनको वो बल आ जाएगा कि हमें किस सिचुएशन में क्या कदम उठाने हैं। ठीक है रेमानी जी, दिल्ली पुलिस ने भी काफी कुछ सहा है। आरोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन उनके एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई, एक डीसीपी उनके घायल हुए हैं, एक जो आईबी के अधिकारी थे उनकी मौत हुई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली पुलिस क्या करे कि ये जो साख है ये बहाल हो सके? देखिए, मैं बहुत मुख्तसरन ये कहूँगा कि 40 साल सन 80 से अब तक मैंने ये कम्युनल राइट्स को स्टडी किया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका एक्सेट्रा। मैं ये मानता हूं कि इस देश में कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ, सारे पॉलिटिकल राइट हुए हैं। ठीक है। दिल्ली पुलिस अगर अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाहर आ जाए सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, निगम जी आप संक्षेप में। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा प्रशासन, पुलिस का पहला कर्तव्य ये है कि सहायता उस जनता को दी जाए जो इससे ग्रसित है। दूसरा, घेर के कॉलोनी जहाँ जहाँ शक है उसमें कॉर्डन एंड सर्च किया जाए, और जो अगर जखीरे, जो अभी भी रिपोर्ट कहते हैं कि ऐसे हथियारों के जखीरे हैं वहाँ पर, वो उससे वहाँ पर निकाल के बरामद किए जाएं। तीसरा, सब पुलिस पे कहते हैं कि अत्याचार है। अगर पहले ही दिन जब दंगाई सड़क पे आए थे, शूट एट साइट का अगर ऑर्डर हो गया होता, मैं समझता हूं कि हालात वहीं से सामान्य हो गए होते। ठीक है, अब बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि जो घटनाएं हुई हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, अगर साजिश है तो किसकी साजिश है, और जो साजिश करने वाले हैं उन्हें सजा कैसे और कब मिलेगी। तो इसमें भी लोग चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस एक बड़ी भूमिका निभाए, और उन्होंने जो एसआईटी बनाई है वो तुरंत जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जिन लोगों के इंसाफ की दरकार है उनको इंसाफ मिल सके। मुकाबला में इतना ही। देखते रहिए NDTV।